Hello and welcome everyone to JV's IS on this YouTube platform. So दोस्तों आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस विद रेस्पेक्ट टू प्रीलिम्स 2023। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपका इंडिया नेपाल पर क्या क्या चीजें पिछले एक साल से न्यूज़पेपर में थी जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो let's begin with the session. So first of all, what are the topics that we are going to cover in this session? So first of all, सिग्निफिकेंस ऑफ लुम्बिनी। लुम्बिनी का सिग्निफिकेंस क्या है? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है क्योंकि बर्थ प्लेस है ये बुद्धा का। ओके, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन चाइना नेपाल अग्रीड टू बिल्ड ट्रांस हिमालयन नेटवर्क। देन इंडिया नेपाल टाइज न्यू क्रॉस बॉर्डर ट्रेन, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन क्रॉस बॉर्डर रेल नेटवर्क बिटवीन बिहार एंड नेपाल। ओके, देन BBIN जो प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश इंडिया नेपाल भूटान वाला। क्लियर? देन वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया नेपाल ओवरऑल जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लुम्बिनी। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, 16 मई 2022 ये जो डेट है, इस डेट को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था नेपाल ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा ओकेजन था? बुद्ध पूर्णिमा। क्लियर? सो पीएम मोदी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू लुम्बिनी ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा एंड ये उनकी फिफ्थ विजिट थी सिंस 2014। तो ये फिफ्थ विजिट थी नेपाल की और ये पहली विजिट थी, फर्स्ट विजिट थी लुम्बिनी की। ये याद रखिएगा, फर्स्ट विजिट टू लुम्बिनी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब वहां के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवा ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर को। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे हम उन्होंने विजिट किया नेपाल में और लुम्बिनी पहली बार विजिट किया गया है। तो अब ये याद रखिएगा, इससे हमें पता चलता है इंपॉर्टेंस क्या क्या है लुम्बिनी की, कौन कौन से एमओयू साइन किए गए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब ये जो पीएम मोदी की विजिट है ये क्या सिंबलाइज करती है? जैसा कि इसका काफी ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कैसे? उसके पीछे रीजंस हैं बहुत सारे। समझ में आ रहा है कौन कौन से एमओयू साइन हुए, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीएम मोदी की इस विजिट का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। यस, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फाउंडेशन रखा गया वहां पर, इसको बोला जाता है, ओके, इसको याद रखिएगा, शिलान्यास बोला जाता है। शिलान्यास का मतलब होता है फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन रखा किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। समझ में आ रहा है? सो पीएम्स पार्टिसिपेशन इन शिलान्यास, दैट मींस फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी, ओके, ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। क्लियर? तो ये बेसिकली लुम्बिनी में ये मोनास्टिक जोन बनाया जाएगा क्योंकि लुम्बिनी बर्थ प्लेस है बुद्धा का। ओके, और ये बनवा कौन रहा है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम था, ओके, कि जो भी डिफरेंसेस है इंडिया और नेपाल के बीच में उसको सॉल्व किया जाए। ओके, एंड इसीलिए ये इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया वहां पर मोनेस्ट्री बनवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस सेंटर विल बी इनॉग्रेटेड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनवा रही है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये जो इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज है लुम्बिनी में, मोनास्टिक जोन, ओके, कहा जा रहा है इस पे कितना, अराउंड $1 बिलियन, 1 बिलियन रुपीज, 1 बिलियन आप कह सकते हैं, रुपीज 1 बिलियन का खर्चा आएगा। ओके, और इट विल टेक 3 years टू कंप्लीट। कितना टाइम लगेगा? 3 years टू कंप्लीट। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा।
तो कहा जा रहा है कि 3 साल लगेगा इसको कंप्लीट होने में। दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय आईबीसी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। क्लियर। कहा जाता है कि जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देगा पिलग्रिम्स को और टूरिस्ट को, जो पूरी दुनिया से आएंगे। समझ में आ रहा है? सो इट विल बी अ मॉडर्न बिल्डिंग। ओके। तो यहाँ पर काफी सारी चीजों पर मॉडर्न बिल्डिंग कहने का मतलब ये है कि वाटर, वेस्ट हैंडलिंग, एनर्जी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। प्रेयर हॉल्स, मेडिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, एग्जीबिशन हॉल, कैफेटेरिया, ये सारी चीजें यहाँ पर बनवाई जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एमओयू। अब एमओयू कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइन हुए, तो अगर हम एमओयू की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल जो है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, आपने ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इन्होंने 2 एमओयू साइन किए नेपाल के साथ। साइन एमओयू। समझ में आ रहा है? 2 एमओयू। क्लियर। तो अब पहला एमओयू क्या है कि फर्स्ट एमओयू क्या है, ऑन सेटिंग अप ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर चेयर, ओके, फॉर स्टडीज ऑन बुद्धिज्म एट लुम्बिनी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर चेयर बनाई जाएगी, ओके, लुम्बिनी यूनिवर्सिटी में। दूसरा ये है, okay, another chair professor at Kathmandu University. Okay, so another on a chair professor at Kathmandu University. तो ये 2 MOUs साइन हुए। क्लियर। Apart from this, India and Nepal, both the nations are sharing sister city relations also, like Lumbini and Kushinagar, sister city relations है। समझ में आ रहा है? तो कहा जा रहा है both the sides, that means both the nations, they agreed in principle to establish the sister city relations between Lumbini and Kushinagar. Getting my point? तो ये काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये जितनी भी चीजें, ये सारी चीजें याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल ट्रांसनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट टूरिस्ट circuit. This much is clear to all of you. Transnational Buddhist Tourist Circus. Clear? तो बेसिकली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इंडिया की, उन्होंने कोलैबोरेट किया नेपाल के साथ कि एक ट्रांसनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट बनाते हैं टू ट्रेस दी फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा। क्लियर। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है, ये शुरू कहां से होगा? बुद्धा के बर्थ प्लेस लुम्बिनी से, इसीलिए लुम्बिनी का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? दिस विल स्टार्ट फ्रॉम लुम्बिनी एंड डेथ कहां हुई थी बुद्धा की? कुशीनगर। कुशीनगर। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये याद रखिएगा। तो एक कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है कुशीनगर में। क्लियर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट कुशीनगर। क्लियर। इसी के साथ ही साथ इंडिया और नेपाल एक रामायणा सर्किट भी बनाने की कोशिश पे बात चल रही है। समझ में आ रहा है? रामायणा सर्किट को भी कनेक्ट किया जा रहा है बहुत सारी साइट्स में, क्योंकि नेपाल कहा जाता है कि जो सीता जी हैं वो नेपाल से थी। तो नेपाल और इंडिया का सिग्निफिकेंस याद रखिएगा, कल्चरल टर्म्स में सेम है और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है। तो आप देख सकते हैं, ओके, द ट्रांस नेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? नेपाल के साथ। ओके, कि ट्रांसनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट बनाया जाए टू ट्रेस दी फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा। देन सर्किट कहां से शुरू होगी? लुम्बिनी से, एंड कहां पर होगी? कुशीनगर। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी कुशीनगर में इनॉग्रेट किया गया। देन दिस सर्किट विल बी इन एडिशन टू बिल्ड दी रामायणा सर्किट ऑल्सो। ओके, दोनों कंट्रीज को लिंक करता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है लुम्बिनी की? वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लुम्बिनी। कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा was born, is said to be born in 523 बीसी। समझ में आ रहा है? 523 बीसी। 623 बीसी यहां पर दिया हुआ था न्यूज़पेपर में। ओके। अगर आप बुक्स देखेंगे तो जो वैसे जो डेट बताई जाती है वो 563 बीसी बताई जाती है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप एनसीईआरटीज देखेंगे, बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड जो भी डेट्स हैं उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में ये सारी चीजें अलग अलग डेट्स बताई जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम बात करते हैं, ओके,
तो बेसिकली जब भी आप एक कोई अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो वहां पर या तो लिखा होता है 5th to 6th सेंचुरी बीसी लाइक दैट, ओके। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर 563 बीसी लिखा हुआ है, ओके। तो लॉर्ड बुद्धा वाज सेड टू बी बोर्न इन 563 बीसी, सेक्रेड एरिया लुम्बिनी, लोकेटेड कहाँ पर है, तराई रीजन ऑफ सदर्न नेपाल। क्लियर। तो उसके बाद बुद्धा के बाद याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आए जिन्होंने बुद्धिज्म को काफी ज्यादा प्रोपेगेट किया वो थे अशोका, ओके। मौर्यन एम्पायर से जिन्होंने पिलर भी बनवाया था, ओके, पिलर भी बनवाया था। देन द साइट इज नाउ बीइंग डेवलप्ड एज ए बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। समझ में आ रहा है। अब ये साइट क्या बन गई, लुम्बिनी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। और अशोका ने भी पिलर बनवाए थे कहाँ पर, लुम्बिनी में, ओके। जहां पर आज भी कुछ आर्कियोलॉजिकल्स पाए जाते हैं बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड, ओके। इसीलिए लुम्बिनी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो लुम्बिनी एंड महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है, दीज आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो द फर्स्ट फॉरेन मोनेस्ट्री इन लुम्बिनी, पहली जो फॉरेन मोनेस्ट्री है लुम्बिनी में वो बनवाई थी वियतनामीज मॉन्क जिनका नाम था थे युएन द्यू, ओके। इंडिया की अभी तक कोई भी मोनेस्ट्री नहीं है लुम्बिनी में। एंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो है लुम्बिनी में वो किसने बनवाई, चाइनीज ने, ओके। जो चाइनीज भी, चाइना भी स्पॉन्सर करता है और सपोर्ट करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन बुद्धिज्म इन नेपाल। और काफी सारे सेलिब्रेशंस होते हैं बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स के लाइक वेसक। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इंडिया भी अब काफी ज्यादा जोरों शोरों से इस चीज पर ध्यान दे रहा है कि इंडिया भी वहां पर मोनेस्ट्री बनवाए। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की सॉफ्ट पावर को शो करता है। समझ में आ रहा है। ये क्या शो करता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर को शो करता है, ये याद रखिएगा, ओके। तो वेसक की जैसे कि हमने बात की, वेसक को हम क्या बोलते हैं, बुद्ध जयंती भी बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है। वेसक इज द पाली वर्ड, ये याद रखना। वेसक क्या है, पाली वर्ड है किस चीज का, अगर आपने हिंदी में सुना होगा हम बोलते हैं वैसाख, वैसाख का महीना। समझ में आ रहा है। सो वैसाख को वेसक कहा जाता है जिस टाइम में बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस साल बेसिकली याद रखिएगा, इस साल जो है वेसक कब है, 5 मई 2023 को पड़ रहा है। क्लियर। तो जो भी नॉलेज है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। देन अब इंडिया को करना क्या चाहिए। अब जैसा कि मैंने बात किया अभी कि इंडिया ने मोनेस्ट्री नहीं बनवाई तो इंडिया क्या कर सकता है ऐसे रीजन में। समझ में आ रहा है। तो अब इन चीजों से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, व्हाट इंडिया शुड डू। समझ में आ रहा है। इंडिया इन सारी चीजों से रिलेटेड क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज, इंडिया को वहां पर एक मोनेस्ट्री जरूरी है बनवाना, इंडियन मोनेस्ट्री की जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पहली बार विजिट हुई लुम्बिनी में, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम है ताकि दोनों के, इंडिया और नेपाल के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व किया जा सके, ओके। देन डेवलपमेंट ऑफ लुम्बिनी, यस, ओरिजिन याद रखिएगा बुद्धिज्म का इंडिया में, ओके। सो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया कुड असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लुम्बिनी, ओके, अलोंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि यूएन सेट करता है। समझ में आ रहा है। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंटरनेशनल कमिटी के थ्रू और भी डेवलपमेंट लुम्बिनी में ला सकता है। बिकॉज आज इंडिया क्या एक एमर्जिंग पावर है, राइजिंग प्लेयर है। क्लियर। देन बुद्धिस्ट सर्किट की अगर हम बात करते हैं, सो देयर इज ए नीड टू डेवलप अ बुद्धिस्ट सर्किट विद सीमलेस कनेक्टिविटी, कंफर्टेबल ट्रेवल होना चाहिए मेजर मेजर जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। क्लियर एवरीवन। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यस, स्पीडी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्योंकि इंडिया का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है डिले होता है कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स में। सो स्पीडी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इट विल बूस्ट टूरिज्म। समझ में आ रहा है। इससे टूरिज्म और इकोनॉमी दोनों ही, लोकल इकोनॉमी दोनों ही बूस्ट करेगी। क्लियर एवरीवन। नाउ व्हाट कैन इंडिया डू टू डेवलप अ बुद्धिस्ट सर्किट। अब बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने में किस तरीके से इंडिया उसे यूटिलाइज कर सकता है। सबसे पहली चीज, मास्टर प्लान होना चाहिए बोध गया के लिए, ओके। बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ओके। सो देर इज ए नीड, ओके, देर इज एन अर्जेंट नीड आप कह सकते हैं टू अडॉप्ट अ मास्टर प्लान एंड इंडिया शुड डेवलप बोध गया एज लाइक लुम्बिनी। जैसे आप लुम्बिनी डेवलप कर रहे हैं वैसे बोध गया को भी डेवलप करिए। देन हाई लेवल कमिटी की जरूरत पड़ेगी, ओके, जिसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और फॉरेन मोनेस्ट्रीज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ रहे हैं उनको सॉल्व
किया जाए। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यस, ऐसे एफर्ट्स लिए जाने चाहिए ताकि एंटायर बुद्धिस्ट सर्किट जो है, दैट मींस विच स्टार्ट्स फ्रॉम लुम्बिनी, जो लुम्बिनी से शुरू होगा, देन बोध गया, ओके, देन बोध गया, देन सारनाथ, ओके, देन कुशीनगर, ये जो रीजन है, इन चारों रीजन को डिक्लेयर किया जाना चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंडिया काफी अच्छे इनिशिएटिव ले सकता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकता है बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए। इससे एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगा बुद्धिस्ट कंट्रीज में। देन इंटरनेशनल म्यूजियम, यस, very important. India can also establish an international museum of Buddhist tradition in बोध गया also। समझ में आ रहा है, बोध गया में एक इंटरनेशनल म्यूजियम बनवाया जा सकता है, ओके, जहां पर बुद्धिस्ट कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आएंगे। समझ में आ रहा है। तो जैसे एंशियंट टाइम्स में बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स आते थे, वैसे ही इंडिया को फिर से जो ग्लोरी है वो रिस्टोर करनी पड़ेगी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज चाइना नेपाल agreed to build trans Himalayan network, yes। अब चाइना एंड नेपाल, तो अब अगर हम नेपाल की बात करते हैं, इन नेपाल इज नॉट ओनली अ नेशन, ओके, नेपाल इज ऑल्सो अ बफर स्टेट। नेपाल क्या है? बफर स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो नेपाल के जो दो पड़ोसी हैं, जाइंट नेबर्स, इंडिया एंड चाइना, जाइंट नेबर्स, समझ में आ रहा है। तो अब मैंने आपको जैसे कि बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि चाइना जो है इंडिया को काउंटर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नेपाल भी है, क्योंकि चाइना क्या चाहता है? इंडिया के डोमिनेंस को काउंटर करना चाहता है। क्लियर। तो इसी बीआरआई का पार्ट है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर है बिटवीन चाइना एंड नेपाल, एंड ये बीआरआई का पार्ट है। चाइना ने कहा कि कितना देगा, $118 मिलियन, ओके, नेपाल को, ताकि वेरियस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जाए, ओके। और ये बेसिकली कब डिसाइड हुआ? जब दोनों ही देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। क्लियर। तो अब इस नेटवर्क में है क्या चीजें? बेसिकली इसमें रेलवे और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर ध्यान दिया जाएगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, लाइक चाइना नेपाल रेलवे, समझ में आ रहा है। देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, लाइक टनल रोड बनवाई जाए, ओके। देन अरानिको हाईवे, इसको अपग्रेड किया जाए, समझ में आ रहा है। तो अरानिको हाईवे को अपग्रेड करने की बात की जा रही है। क्लियर एवरीवन। तो ये काफी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो बेसिकली चाइना ये इसलिए चाहता है ताकि अपनी प्रेजेंस बरकरार रख सके नेपाल में, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इन सब प्रोजेक्ट्स में चाइना का काफी ज्यादा ध्यान है। क्लियर। तो अरानिको हाईवे काफी इंपॉर्टेंट हाईवे है जो कनेक्ट करता है काठमांडू को कोदारी से, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली कहां पर पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट नेपाल में। अब जब नॉर्थ ईस्ट नेपाल, दैट मींस इट इज नियर टू नेपाल चाइना बॉर्डर। ये किसके पास है? नेपाल चाइना बॉर्डर के पास है। क्लियर। देन बॉर्डर पोर्ट्स को रिस्टोर किया जाए। क्लियर। तो ये सारी बातें चल रही हैं। सो ये जो नेटवर्क है इसने इंडिया की परेशानी बढ़ा दी है। अब इंडिया को कंसर्न तो होगा ही, क्योंकि चाइना क्या है? हमारा कॉम्पिटिटर है। मैं एनिमी नहीं कहूंगा, कॉम्पिटिटर। समझ में आ रहा है। क्लियर। तो जैसे जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब आपका जो कॉम्पिटिटर होता है वो आपसे ज्यादा पढ़ता है, तो आप उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी में भी होता है कंपटीशन। क्लियर। तो ग्लोबलाइजेशन ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे दी है, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ा दिया है। सो इट विल लीड टू इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ चाइना इन नेपाल। इससे चाइना की प्रेजेंस बढ़ जाएगी, जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के हिसाब से सही नहीं है। सो अभी तक इंडिया ने चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट को, याद रखिए, अपोज किया है, क्योंकि सोवरेनिटी कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रही है। इसीलिए इंडिया को यह भी चिंता है, इंडिया इज वरीड दैट थ्रू दिस रूट चाइनीज गुड्स। अब एक चीज याद रखिएगा, अब नेपाल और इंडिया के बीच में ओपन बॉर्डर है, नेपाल इंडिया, आप ऐसे ही जा सकते हैं बिना वीजा के। अब जब ओपन बॉर्डर है और चाइना का प्रेजेंस ज्यादा हो जाएगा, चाइनीज गुड्स अगर नेपाल में आएंगे, तो ओपन बॉर्डर के थ्रू वो चाइनीज गुड इंडियन मार्केट्स में भी एंटर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फियर है, समझ में आ रहा है। बिकॉज इंडिया नेपाल शेयर एन ओपन बॉर्डर, तो एक्सपर्ट्स को ये डर है कि दैट दीज गुड्स विल अल्टीमेटली लैंड्स इन इंडियन मार्केट। क्लियर एवरीवन। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्लियर।
तो अरानिको हाईवे मैंने बता दिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नेपाल। इट कनेक्ट्स काठमांडू विद कोदारी। ओके, तो ये कहां पर पड़ता है? नेपाल चाइना बॉर्डर के पास। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। नेक्स्ट न्यूज क्या थी? इंडिया नेपाल टाइज न्यू क्रॉस बॉर्डर ट्रेन। यस, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज नेपालीज काउंटर पार्ट शेर बहादुर देउबा रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज, रुपए पेमेंट सिस्टम नेपाल में, और एमओयूज साइन हुए। अब हम देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए। 4 डॉक्यूमेंट्स एंड एमओयूज वर साइंड इंडिया और नेपाल के बीच में। इससे इंडिया और नेपाल के बीच में रेलवेज और एनर्जी का जो कॉपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने सोलू कॉरिडोर को भी, याद रखिएगा, इनॉग्रेट किया। समझ में आ रहा है? तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड सोलू कॉरिडोर। अब ये जो सोलू कॉरिडोर है, समझ में आ रहा है? सोलू कॉरिडोर, याद रखिएगा, ये पावर ट्रांसमिशन लाइन है। क्लियर एवरीवन? तो अब इंडिया ने इसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? 200 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट असिस्टेंस। समझ में आ रहा है? सो जिसकी कैपेसिटी क्या है? 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन नेपाल में बनाया गया अंडर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट। और नेपाल ने इंडिया की जो सोलर अलायंस है उसको भी ज्वाइन किया है। समझ में आ रहा है? देन पीएम मोदी एंड नेपाल के जो पीएम है उन्होंने रुपए पेमेंट कार्ड सिस्टम को लॉन्च किया नेपाल में। ओके, तो ये जो रुपए कार्ड सिस्टम है नेपाल में, ये एक नया चैप्टर, एक नया हिस्ट्री शुरू करेगा फाइनेंशियल कनेक्टिविटी की इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस में। तो अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है दैट इंडिया नेपाल शेयर्स फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, दैट मींस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को आप इकोनॉमिक रिलेशन से तो देखेंगे ही, बट इट इज अ डिफरेंट थिंग। सो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रुपए कार्ड इन नेपाल। क्लियर? सो पीएम नरेंद्र मोदी issues joint statement with Nepal PM regarding rupee payment card system in Nepal. Clear? Now, another news which was there in the newspaper, okay, last year जो थी आपके न्यूज़पेपर में, that is PM मोदी and जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, they inaugurated क्रॉस बॉर्डर रेल नेटवर्क। यस, क्रॉस बॉर्डर रेल नेटवर्क। क्रॉस बॉर्डर रेल नेटवर्क कहां से? बिहार के जयनगर डिस्ट्रिक्ट से एंड नेपाल के कुर्था। कुर्था कहां पर है? याद रखिएगा, सीता जी कहां की थी? जनकपुर। समझ में आ रहा है? जनकपुर रीजन। समझ में आ रहा है? तो सीता जी नेपाली थी। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे, ये याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी नेपाल्स फर्स्ट ब्रॉड गॉज पैसेंजर ट्रेन सर्विस। समझ में आ रहा है? और ये पूरा हैंडल कौन करेगा? इंडिया। ओके, ऑल ऑफ विच हैज बीन हैंड हेल्ड बाय इंडिया फ्रॉम द स्टार्ट। क्लियर? तो बेसिकली पार्ट ऑफ 73 किलोमीटर जयनगर टू बारदीबास ट्रेन सर्विस फ्रॉम नेपाल साइड बियॉन्ड जनकपुर हैड टू बी स्टॉप्ड। ओके, तो बेसिकली प्रोजेक्ट यहां तक था। समझ में आ रहा है? ये आप देख सकते हैं बिजलपुरा रीजन। ओके, तो प्रोजेक्ट यहां तक था, यहां से यहां आया ऊपर। अब जनकपुर से जो मैंने आपको बताया, ये जो सर्विस है बारदीबास ट्रेन सर्विस, ये इसको रोका गया। क्यों रोका गया? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या होता है? देखिए, फर्स्ट स्ट्रेच जो है वो नेपाल और इंडिया के बीच में शुरू हो चुका है। नेबरिंग कंट्री के बीच में फर्स्ट एवर ब्रॉड गॉज पैसेंजर सर्विस जयनगर टू बिजलपुरा बारदीबास रेलवे प्रोजेक्ट। बिजलपुरा आप देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जो रेल लिंक है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया हैज बीन पॉपुलर सिंस अर्ली 20th सेंचुरी। ओके, अब अगर आप कहें कि सर ये शुरुआत कहां से हुई, तो बेसिकली याद रखिएगा 1937 में ब्रिटिश ने एक नैरो गॉज लाइन बिल्ड की थी फेरी कार्गो के लिए फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। बट over time it became a popular passenger service before it was stopped in 2014 for conversion of broad gauge। तो बेसिकली अब इसको पैसेंजर सर्विस बनाना था, तो इसीलिए पहले क्या था? नैरो गॉज सर्विस थी। क्लियर? अब किस पर फोकस किया जा रहा है? ब्रॉड गॉज सर्विस। समझ में आ रहा है? तो पहला स्ट्रेस, पहली जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो कहां से कहां तक शुरू हुआ? पहला शुरू हुआ जयनगर। समझ में आ रहा है? जयनगर टू दिस
कुर्था। कुर्था कहां पर है? जनकपुर। समझ में आ रहा है? कुर्था रीजन। ओके। तो अब ये यहां से लेके याद रखिएगा, जनकपुर टू कुर्था, सॉरी जयनगर टू कुर्था, दैट मीन कुर्था कहां पर है? जनकपुर में। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सिटीज क्या शो करते हैं? याद रखिएगा, हिंदू पिलग्रिमेज सिटी। ओके। तो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रेच जो है, और ये कितने किलोमीटर की लाइन है? 34 किलोमीटर की लाइन है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ 34 किलोमीटर लाइन बिटवीन बिहार जयनगर and Nepal's Kurtha with the Hindu pilgrimage city of जनकपुर धाम। समझ में आ रहा है? सेकेंड स्ट्रेच कहां से? अब सेकेंड, ये तो फर्स्ट स्ट्रेच है, फर्स्ट स्ट्रेच। सेकेंड स्ट्रेच कहां से? अब याद रखिएगा, 17 किलोमीटर की रेलवे लाइन और स्ट्रेच करना था। कहां से? फ्रॉम कुर्था टू बिजलपुरा। फ्रॉम कुर्था टू बिजलपुरा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गेटिंग द फिनिशिंग टचेस। क्लियर? बट ये बीच में रुक गया था, क्यों रुक गया था? फ्लड की वजह से। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? 784 करोड़। ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? 784 crores. Clear? So this entire stretch is being borne by India in the form of grant to Nepal. तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरीके की ग्रांट ही होती है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कौन कर रहा है? कौन सी बॉडी है? किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला? मैनेजिंग बॉडी है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजिंग बॉडी, मैनेजिंग बॉडी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये याद रखिएगा। तो बेसिकली अब दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में एमओयू साइन हुए कि इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक्स बनाई जाएंगे। समझ में आ रहा है? रक्सौल रीजन बिहार से काठमांडू तक। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हैं that Ministry of External Affairs is funding the network between Jayanagar in Bihar and Barbidaz in Nepal। कितना? 784 करोड़। समझ में आ रहा है? क्लियर? देन याद रखिएगा, तो मैनेजिंग बॉडी कौन सी है? याद रखिएगा, मैनेजिंग बॉडी है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर? द लेंथ ऑफ जयनगर बिजलपुरा बारदीबाज रेल लिंक 68.72 किलोमीटर। ओके, ऑफ विच 2.975 किलोमीटर स्ट्रेच इज इन इंडिया, रिमेनिंग कहां पर है? नेपाल में। क्लियर एवरीवन? तो ये कुछ सारी चीजें थी विद रेस्पेक्ट टू दिस रेलवे प्रोजेक्ट। क्लियर एवरीवन? नाउ BBIN, ये आप सभी ने सुना होगा प्रोजेक्ट। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? तो अब हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल अग्रीमेंट की। क्लियर? सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ये प्रोजेक्ट है क्या? BBIN। क्लियर? तो बेसिकली याद रखिए कि अभी क्या हुआ, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल ने फाइनलाइज कर दिया एमओयू कि चलो अब ये जो बहुत दिनों से रुका हुआ था प्रोजेक्ट, कि चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, जिसका एम क्या है? रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बूस्ट करना। समझ में आ रहा है? दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसमें भूटान का नाम नहीं लिया। हाँ, यही चीज आपको बताना है कि क्यों नहीं लिया गया। क्लियर? सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझ लो। अब ये आपके सामने, कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप सारी चीजें समझ सकते हैं। क्लियर? बैकग्राउंड क्या है BBIN का, क्यों ये प्रोजेक्ट लाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। समझ में आ रहा है? सो दिस प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड आफ्टर सार्क failed to agree on रीजनल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। जब सार्क जब सार्क में कंक्लूड नहीं हो पाया रीजनल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, कब? 2014 में। तब ये कहा गया कि चलो हम चार कंट्रीज मिलकर एक मोटर व्हीकल अग्रीमेंट साइन करते हैं। क्यों नहीं क्यों फेल हो गया सार्क का ये अग्रीमेंट? क्योंकि इसको अपोज कर दिया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भाई, अपोज बाय पाकिस्तान।
तब एक प्रोजेक्ट बनाया गया BBIN। ओके, BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर पर्सनल एंड कार्गो व्हीकुलर ट्रैफिक बिटवीन दीज फोर कंट्रीज। समझ में आ रहा है? सो दिस वॉज साइंड बिटवीन फोर कंट्रीज। कब साइन हुआ था? 2015 में। ये कब साइन हुआ? 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, याद रखिएगा, इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। बट भूटान ने, याद रखिए, इस प्रोजेक्ट को रेटिफाई नहीं किया। अब आप कहेंगे कि सर भूटान ने क्यों रेटिफाई नहीं किया? इसके पीछे रीजन है। ओके, BBIN प्रोजेक्ट सफर्ड अ सेटबैक इन 2017। 2017 में भूटान ने इसको रेटिफाई नहीं किया। ओके, ये याद रखिएगा। तो भूटान इससे बाहर आना चाहता है। क्लियर? क्योंकि भूटान की पार्लियामेंट से मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के लिए अप्रूवल नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? इसके पीछे रीजन क्या है? समझ में आ रहा है कि भूटान ने क्यों इसको साइन नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया? ऑब्जेक्टिव ये है, भूटान का कंसर्न है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। भूटान का मेन कंसर्न क्या है? सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अब याद रखिए, भूटान का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि भूटान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड कार्बन नेगेटिव कंट्री, सो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कंसीडर ज्वाइनिंग द मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? इसीलिए भूटान पार्लियामेंट डिड नॉट Bhutan Parliament decided not to endorse this plan, not to endorse this motor vehicle agreement. तो ये बेसिकली रिलेक्टेंस थी किसकी? भूटान की। तो भूटान ने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि BBIN ये कब बना? 2015। ओके, एम क्या है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो बाय फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पीपल एंड गुड्स। तो इस अग्रीमेंट के हिसाब से मेंबर कंट्रीज व्हीकल्स जो भी रजिस्टर्ड हैं दूसरे कंट्रीज में उनको अलाउ करेंगी कि उनके टेरिटरी में जा सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। देन कस्टम्स एंड टैरिफ्स ये डिसाइड करेंगी जो रेस्पेक्टिव कंट्रीज हैं। ओके, और ये बायलैटरल एंड ट्राइलैटरल फोरम्स में फाइनलाइज किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ अब इस प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है? ओके, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्ट कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट किसको? BBIN इनिशिएटिव को। ओके, इनिशिएटिव एज ए पार्ट ऑफ इट्स असिस्टेंस टू साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सैसेक, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? अब ये सैसेक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। सैसेक क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ये एक साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का रीजनल प्रोग्राम है किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये सैसेक है क्या? दिस वाज सेटअप, ये जो है ये 2001 में सेटअप किया गया था। क्लियर? 2001 में, जिसमें याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज थी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। श्रीलंका। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ये कंट्रीज हैं। ओके, तो इसमें पार्टनरशिप की बात की जाती है ताकि रीजनल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ट्रेड को बूस्ट किया जाए। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब आप पूछेंगे कि सर इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB, ओके, ADB सर्व्स एज ए सेक्रेटेरिएट ऑफ सैसेक प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, इट सर्व्स एज ए सेक्रेटेरिएट ऑफ सैसेक प्रोग्राम। दिस मच इज क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे सेती रिवर प्रोजेक्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये याद रखिएगा। सेती रिवर की अब हम बात करेंगे। क्लियर? तो वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट ये है क्या? बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या? तो कॉन्टेक्स्ट हम पहले समझते हैं। ये सेती रिवर आप ये देख सकते हैं, सेती डैम यहां पर बनवाया जा रहा है। क्लियर? सो इंडिया विल बी टेकिंग एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। कहां पर? वेस्ट सेती। ओके, तो चाइना ने जब यहां से विड्रू किया तब आफ्टर 4 इयर्स इंडिया इस पर काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली है क्या? गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने डिसाइड किया कि ये जो अग्रीमेंट है, ये
अग्रीमेंट क्या है? 750 मेगावाट वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ओके, एंड 308 मेगावाट, याद रखिएगा, जो स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये किसको दिया गया? इंडियाज नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड, इनको प्रोजेक्ट ये मिला है। तो वेस्ट सेती क्या है? 750 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और ये कहां पर प्लान हुआ है? वेस्ट सेती रिवर, समझ में आ रहा है? सेती रिवर नेपाल में, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब ये है क्या सेती पावर प्रोजेक्ट? तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि कितने मेगावाट, 750 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सेती रिवर पर बनाया जाएगा, जो कि वेस्टर्न रीजन में है, नेपाल में। क्लियर? ये याद रखिएगा। देन गवर्नमेंट हैज रीमॉडल्ड द प्रोजेक्ट एज वेस्ट सेती एंड सेती रिवर SR6। ये जॉइंट स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी है कि 1200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ओके। और ये जो स्टोरेज है, रिजर्वॉयर्स जो है, ये भरा जाएगा कब? मॉनसून सीजन में भर जाएगा, एंड वाटर जो है पावर जनरेट करेगा पीक आवर्स में, ईच डे इन दी ड्राई सीजन। क्लियर? तो अब आप ये मैप देख सकते हैं। अब ज्योग्राफी से ये कैसे रिलेटेड है? ये जो वेस्ट सेती डैम है, अभी मैंने आपको बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है सेती रिवर पर, जो कि फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन में आता है नेपाल के, समझ में आ रहा है? ये वेस्टर्न रीजन में आता है। क्लियर? तो अब सेती रिवर के बारे में हमें थोड़ा समझना होगा। सेती रिवर क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है करनाली रिवर की। सेती रिवर, ये करनाली रिवर आप देख रहे हैं, तो सेती रिवर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ करनाली रिवर सिस्टम। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये याद रखिएगा। अब ये सेती रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है? तो आप यहां पर एक ये देख सकते हैं, एपी हिमालय, ओके, एपी, स्लोप्स ऑफ एपी एंड नामपा पीक्स, यहीं पर नामपा, नामपा पीक, स्लोप्स ऑफ एपी एंड नामपा पीक से, याद रखिएगा, ये रिवर ओरिजिनेट करती है। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा, ओके। तो बाद में ये रिवर किससे मिलती है? सेती रिवर। तो ये ओरिजिन है, याद रखना। क्लियर एवरीवन? ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, सेती रिवर। क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं कि अब काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेती रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है करनाली रिवर सिस्टम की। तो अभी मैंने करनाली रिवर की बात की। करनाली रिवर, इंडिया में इस रिवर को हम क्या कहते हैं? ओके, करनाली रिवर को और कौन सी रिवर कहा जाता है? घाघरा रिवर, आपने नाम सुना होगा, घाघरा। दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज घाघरा रिवर, ओके। सो घाघरा रिवर जो इंडिया में है, इसको करनाली रिवर कहा जाता है नेपाल में, करनाली इन नेपाल। क्लियर एवरीवन? तिब्बत में इसी रिवर को कहा जाता है, याद रखिएगा, मापछा सांगपो, मापछा सांगपो रिवर। कहां पर? तिब्बत रीजन में। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये याद रखिएगा। तो ये जो करनाली रिवर है, ये कहां से ओरिजिनेट होती है? दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? अब आप देख सकते हैं, ये जो करनाली रिवर है, ये कहां से? तिब्बतन साइड। सो दिस ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू। ये ज्योग्राफी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम बताया ना आपको, एक्सप्लोर आईआर थ्रू मैप्स। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? Tibetan plateau, then this Karnali river cuts through Himalayas, okay, in Nepal, हिमालयाज के थ्रू आती है नेपाल में। क्लियर? एंड देन ये ज्वाइन करती है, अब इंडिया में ये याद रखिएगा किस रिवर से ज्वाइन करती है? इंडिया में याद रखिएगा ये शारदा रिवर से ज्वाइन करती है। ये आप देख सकते हैं यहां पर ये मैप, ओके। इन इंडिया दिस करनाली रिवर, इसी को घाघरा कहा जाता है, और ये रिवर किससे ज्वाइन कर रही है? शारदा रिवर से। समझ में आ रहा है? दिस रिवर ज्वाइंस शारदा रिवर, कहां पर? ब्रह्म घाट। कहां पर? ब्रह्म घाट में, ब्रह्म घाट इन इंडिया, ब्रह्म घाट में ये करनाली रिवर शारदा रिवर से मिलती है। एंड जब शारदा रिवर से मिल जाती है, तब इस रिवर का नाम हो जाता है घाघरा रिवर। समझ में आ रहा है? ब्रह्म घाट पर जब करनाली रिवर इंडिया में शारदा रिवर से मिलती है,
देन इट इज कॉल्ड एज घाघरा रिवर। समझ में आ रहा है? एंड घाघरा रिवर क्या है? घाघरा रिवर इज अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। याद रखिएगा, घाघरा रिवर is a major left bank tributary of गंगा रिवर। आप देख सकते हैं घाघरा, तो लेफ्ट बैंक क्या है? घाघरा। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। ओके, तो बेसिकली करनाली, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिस रिवर इज पेरिनियल और नॉट। यस, करनाली रिवर पेरिनियल है। समझ में आ रहा है? पेरिनियल रिवर है। ओके, पेरिनियल ट्रांसबाउंडरी रिवर है। क्लियर? ये याद रखिएगा। पेरिनियल रिवर कौन सी होती है? पेरिनियल स्ट्रीम होती है जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो होता है सरफेस वाटर का थ्रू आउट द ईयर। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो बेसिकली ये जो रिवर है करनाली, आपने देखा, ओके, ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू। देन याद रखिएगा, सेती रिवर इसी से मिलती है नेपाल में। देन करनाली रिवर जब इंडिया में एंटर करती है ब्रह्म घाट पे शारदा रिवर से मिलती है, तब इसको कहा जाता है इंडिया में घाघरा रिवर। दस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपसे यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो बेसिकली करनाली रिवर याद रखिएगा पेरिनियल रिवर। समझ में आ रहा है? पेरिनियल, पेरिनियल रिवर। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें इंडिया नेपाल रिलेशंस की, जब हम बात करें, सो इंडिया नेपाल रिलेशंस दे शेयर अ कॉर्डियल रिलेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। ओके, दोनों ही की कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, बॉर्डर शेयरिंग है, ओपन बॉर्डर्स है इंडिया और नेपाल के बीच में। उत्तर प्रदेश जो है, यूपी, शेयर करता है 599 किलोमीटर लॉन्ग ओपन बॉर्डर विद नेपाल। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर, बहराइच हो गया, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ओके, देन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं किससे? याद रखिएगा, नेपाल से। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान में रखिए। तो ओवरऑल एनालिसिस हमेशा आपको पता होना चाहिए क्यों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली याद रखिए कि ये जितने भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आए, समझ में आ रहा है, वो इंडिया और नेपाल के कल्चर को बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन कल्चरल कनेक्शन है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल हैज बीन कल्चरली एंड स्पिरिचुअली वेरी क्लोज टू इंडिया बिकॉज एज Hindu nation in the past. Clear? Then मिथिलांचल रीजन ऑफ बिहार, जो कि बिहार इंडिया में है, बिहार स्टेट कहां पर है? इंडिया में। तो मिथिलांचल रीजन और मिथिलांचल का जो कल्चर है वो नेपाल तक स्प्रेड करता है। एंड अगर आप देखेंगे, नेपाली के अलावा, अगर आप नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, तो नेपाली के अलावा मैथिली सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाल की। समझ में आ रहा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, सीता जो कि डॉटर थी किंग जनक की, राजा जनक की जो बेटी थी, राजा जनक कहां के? मिथिला रीजन के। क्योंकि उस टाइम पीरियड में याद रखिएगा कि मिथिला की कैपिटल हुआ करती थी जनकपुर, और आज जनकपुर कहां पर पड़ता है? नेपाल में। समझ में आ रहा है? आज जनकपुर कहां पर है? नेपाल में। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो अब जैसे कि हमने बात की, जैसे कंट्रीब्यूशन क्या है राम मंदिर में, तो अगर अभी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है राम मंदिर का, वो बहुत तेजी से चल रहा है। इवन जो संत और महात्मा है, ऑर्डिनरी पीपल जो है नेपाल के, वो एक्टिव पार्ट ले रहे हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। समझ में आ रहा है? इवन कहा जा रहा है कि जो आइडल्स है अयोध्या टेम्पल के, ये किससे बनवाए जाएंगे? आइडल्स फॉर अयोध्या टेम्पल विल बी मेड फ्रॉम शालिंगम रॉक। अब ये शालिंगम रॉक से बनवाए जाएंगे। शालिंगम रॉक कहां पर मिलती है? शालिंगम रॉक मिलता है नेपाल में, जो याद रखिएगा किस रिवर पर? काली गंडकी रिवर ऑफ नेपाल। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो इस, अब ये सारी चीजें डिसाइड किया श्री राम मंदिर ट्रस्ट और जो नेपाल के संत हैं उन्होंने मिलकर। समझ में आ रहा है? तो शालीग्राम रॉक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, शालीग्राम रॉक से, ये बेसिकली ये जो स्टोन है काफी इंपॉर्टेंट स्टोन है। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली काली गंडकी रिवर पे ही उनके काली गंडकी रिवर है, उसी के रिवर बेड पर ये पाया जाता है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ देन इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट, तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया
जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के बीच में। ओके, तो उसी में से है मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन। समझ में आ रहा है? तो अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन की जब हम बात करते हैं, मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन, इसको इनॉग्रेट किया गया था इंडिया और नेपाल के बीच में, याद रखिएगा। और ये बेसिकली न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, 2019 में, जब मैं ओवरऑल एनालिसिस बता रहा हूँ तो उसमें आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ये जो ऑयल पाइपलाइन है 2019 में इनॉग्रेट की गई थी। ये एक क्रॉस बॉर्डर, याद रखिएगा, क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन, दिस इज कंसीडर्ड एज क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन। 69 किलोमीटर की पाइपलाइन है फ्रॉम बिहार मोतीहारी टू नेपाल अमलेखगंज। समझ में आ रहा है? 324 करोड़ रुपीज स्पेंड किए गए 15 मंथ्स में। 2 मिलियन टन मोटर फ्यूल इज इट्स एनुअल व्हीलिंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? एडवांटेजेस क्या है इससे? जो पंप प्राइस है वो कम होगा 2 रुपए पर लीटर से। देन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एडल्ट्रेशन एंड पाइलफर्ज, क्लियर, एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी ब्लॉकेड्स के टाइम में, क्लियर। इससे इंडिया के लिए क्या फायदा है कि डीपर एंगेजमेंट रहेगी नेपाल के साथ, और इंडियन ऑयल गिव्स अ कैप्टिव कस्टमर। समझ में आ रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पाइपलाइन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये साउथ एशिया की, याद रखिएगा, साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन, पेट्रोलियम pipeline. This much is clear to all of you. ये याद रखिएगा. So this would help to deepen India Nepal bilateral relationship. This much is clear to all of you. Okay. तो इसी के साथ साथ याद रखिए और भी बहुत सारे कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने रेलवे प्रोजेक्ट्स की आपके सभी के साथ डिस्कस किया, देन उसके बाद मैंने आपको बताया, हाँ, इंडिया और नेपाल के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉपरेशन है, मोर देन 60% ऑफ नेपाली यूथ, गोरखा रेजिमेंट जिसको हम बोलते हैं, नेपाली यूथ, दे आर रिक्रूटेड इन गोरखा रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। समझ में आ रहा है? So this Gorkha regiment, it has a golden history of contribution as well as sacrifice in Indian Army. This much is clear to all of you. So अब जो भी टॉपिक अभी हमने कवर किए उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज देख लेते हैं। Which of the following statement is oblique are correct about Sethi River? So first statement, Sethi River originates in Tibetan Plateau and flows through Nepal before joining the Ganges River. तो अभी हम सभी ने डिस्कस किया कि सेती रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है, एपी पीक जो है। समझ में आ रहा है? अब तिब्बतन प्लेट्यू से कौन सी रिवर ओरिजिनेट कर रही थी, कर्नाली रिवर, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द सेती रिवर इज नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रैपिड एंड इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर वाइट वाटर राफ्टिंग। ओके, थर्ड, सेती रिवर is a major source of irrigation for agricultural land in Nepal. So this statement is also wrong. समझ में आ रहा है? सो द करेक्ट स्टेटमेंट, याद रखिएगा, ये रिवर किस लिए यूज की जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड ओनली, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीबीआईएन, ओके, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal Motor Vehicle Agreement. This was signed in 2015 to facilitate seamless movement of passenger cargo vehicles between four countries. Okay. Then second, the agreement was suspended in 2017 due to objections raised by Bhutan, is yet to be fully implemented. Clear? Then third, the BBIN aims to improve regional connectivity, economic cooperation among four countries. समझ में आ रहा है? अब एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। अब आप कहेंगे कि सर सेकंड क्यों नहीं सही है? रीजन ये है कि ये सस्पेंड, याद रखिए, नहीं हुआ था। भूटान ने कहा कि भाई देखो हम नहीं करेंगे, बट अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अब तीनों ही कंट्रीज को इस पे काम करने जा रही हैं। समझ में आ रहा है? तो सेकंड स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, सो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, क्लियर। ये छोटी छोटी सी चीजें, काफी सारे लोगों को लगेगा कि नहीं तीनों सही है, नो, only B is the right answer, first and third, clear। now third question क्या है, this is related to Buddhist circuit, which of the following statement is oblique are about transnational Buddhist circuit correct, clear। so first, development of Buddhist circuit is a part of Swadesh Darshan scheme announced by government of India.
Then second, there are also plans of developing helicopter services and improving international connectivity under the Uran scheme. Third, the circuit covers only the sites of historical significance, has no relevance to Buddhism. तो अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बुद्धिस्ट सर्किट नाम ही है तो बुद्धिज्म का रेलेवेंस होगा ही होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली यस, दिस कम्स अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप आप सभी को इंडिया नेपाल से रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स एस्पेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस साल के लिए वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप सभी को लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।